हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और काव्य। मैं विक्रमादित्य राव आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 दैट इज रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट के पार्ट 3 में डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है क्योंकि तो मैंने वो डायग्राम बताया नहीं है जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था उतना करने के बाद हमने ये देख लिया था, स्ट्रक्चर बना था और पोलन ट्यूब आई थी, पोलन ग्रेन ने फर्टिलाइजेशन किया था। अब उस फर्टिलाइजेशन का हमें सिर्फ रिजल्ट पढ़ना है। कैसे? डबल फर्टिलाइजेशन इज द इजीएस्ट एंड द मोस्ट अनमेमोरेबल टॉपिक, यानी कि इसको मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा, इसे तुम समझ के याद रखोगे। कैसे? देखो मेरे साथ, हमने प्रीवियस पार्ट में क्या देखा था, पोलन ग्रेन के दोनों सेल्स वेजिटेटिव और जनरेटिव पोलन ट्यूब से आते हैं। जनरेटिव और वेजिटेटिव दोनों में से एक मेल गैमीट सेंट्रल सेल की तरफ जाके जो है फर्टिलाइजेशन करता है और दूसरा एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करता है। ठीक है, यानी कि ये हमारी सेंट्रल सेल है जिसके साथ एक मेल गैमीट जो है वो फर्टिलाइजेशन करता है। अब देखो यहाँ दो क्या थे, न्यूक्लियस, प्लस एक क्या थी, मेल गैमीट। तो दो और एक यानी कि टोटल तीन थे, तीन हो गए और इनके बीच में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन, यानी कि इनके बीच में क्या हुआ, फ्यूजन हुआ है। इसलिए तीन के बीच में हुए फ्यूजन को ही हम ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। एग्जैक्टली, देयर इज नथिंग हैवी लोड लाइक ट्रिपल फ्यूजन, देयर इज सिंपलेस्ट थिंग एवर। पोलन ट्यूब से दो सेल्स आती है, वो दोनों सेल्स ओव्यूल के अंदर घुसती हैं। ओव्यूल में घुसने के बाद एक सेल सेंट्रल न्यूक्लियर की तरफ जाती है जहाँ ऑलरेडी दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होती हैं। दोनों न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, ये दोनों न्यूक्लियस के साथ वो एक सेल, एक मेल गैमीट फ्यूजन करता है। क्योंकि दो और एक यानी टोटल तीन लोग फ्यूजन कर रहे हैं, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन नाम दिया है। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, यानी कि हमारी पहली सेल ने इन सेल्स के साथ क्या कर लिया, ट्रिपल फ्यूजन कर लिया। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब जो हमारा दूसरा मेल गैमीट था, ठीक है, एक पोलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमीट आते हैं, वेजिटेटिव और जनरेटिव। उनमें से जो दूसरा मेल गैमीट था उसने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा एग सेल है, ये एग सेल, उसने इस एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन कर लिया। अब क्योंकि यहाँ एक और एक दो लोगों का फर्टिलाइजेशन हुआ है, एक एग सेल प्लस एक मेल गैमीट, तो इनके बीच में यानी कि दो लोगों का फर्टिलाइजेशन हुआ है, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन। इसी को हम क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। सिंपल। एक्सक्यूज मी, सर्दी चल रही है आज मेरे। हाँ, तो यहाँ देखो, समझना क्या था, सिंपल सी बात है। हमारा मेल गैमीट आया, उसकी दो सेल्स थी, पोलन ट्यूब से वो अंदर आए, एक सेल सेंट्रल न्यूक्लियर की तरफ गई जहाँ पे दो न्यूक्लियस प्रेजेंट थे। अब दो न्यूक्लियस और एक सेल मिलके तीन ही बनेंगे ना भाई, एक तो बनेगा, मतलब बन के एक ही फ्यूजन होगा, लेकिन मिल तो तीन रहे हैं ना, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कह दिया। और यहाँ पे दूसरे मेल गैमीट का एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन हो गया, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कह दिया। अब यहाँ मेरी बात ध्यान से सुनना, ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन को मिला दो, ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन को ज्वाइन कर दो। ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन को तुम ज्वाइन करोगे तो यही तो था तुम्हारा डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस मेरे भैया। इसमें और तुमको पढ़ना क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या है, दो लोगों का फर्टिलाइजेशन है, दो टाइप का फर्टिलाइजेशन, पहला हो गया ये, दूसरा हो गया ये, हो गया डबल फर्टिलाइजेशन। घंटा पिटो डबल फर्टिलाइजेशन बनता है, बाप रे क्या होगा। सिंपल सा लॉजिक है, दो मेल गैमीट्स हैं, एक सेंट्रल न्यूक्लियर की तरफ चली गई, एक सेल के पास चली गई।
क्योंकि सेंट्रल न्यूक्लियर में दो थे इसलिए दो न्यूक्लियस प्लस एक मेल गैमीट आया पोलन ग्रेन से, तो ट्रिपल फ्यूजन हो गया, यानी कि 3 लोग मिले। और दूसरे स्टेप में एक एग सेल के साथ जो यहाँ पे थी उसके साथ दूसरा मेल गैमीट जो है वो आके घुस गया और फर्टिलाइजेशन कर दिया, इससे दो लोगों का फ्यूजन हुआ, इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। दैट्स ऑल। इसमें कुछ और समझने लायक बात नहीं थी, इसके वजह से अपने दिमाग का भेजा गरम मत करो। और अगर तुमको इसके ऊपर गुस्सा आ रहा था कि हमें ये नहीं बनता थी, तुम्हारे घर पे दूर हो गई क्योंकि इसमें कुछ था ही नहीं पढ़ने लायक। ठीक है, तो बस इतना ही था अपना डबल फर्टिलाइजेशन। अब अपन पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ लेते हैं जल्दी से। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़ना है? एंडोस्पर्म के बारे में। एंडोस्पर्म क्या होता है? अब ये जो पूरा फर्टिलाइजेशन हुआ इसके बाद हमारा फ्रूट बन जाएगा और बाकी का फ्लावर मर जाएगा, जो हम पहले भी जानते थे कि जैसे ही फ्रूट बन जाता है तब तक वो वाला फ्लावर मर जाता है। ठीक है, अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि जो ओवरी है वो फ्रूट का एंडोस्पर्म बनाएगी, मतलब एडिबल पार्ट बनाएगी। समझ रहे हो? जैसे कोकोनट है, कोकोनट का जो वाइट एरिया होता है यानी कि कर्नल, वो एंडोस्पर्म बनाता है, और वाइट जो हमारा वाटर रहता है वो भी एंडोस्पर्म बनाता है, यानी कि दोनों ही एडिबल पार्ट्स है जो कि एंडोस्पर्म बना रहे हैं। कुछ फ्लावर्स के फ्रूट्स में एंडोस्पर्म पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाता है और कुछ में बच जाता है जो हमें दिखाई देता है। तो जिनमें बच जाता है हमें दिखाई देता है वो होते हैं कोकोनट जैसे फ्रूट्स। ठीक है, और जिनमें नहीं बचता पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है, ठीक है, उसमें हमें क्या मिलता है? ग्रेन्स है हमारे, जैसे पल्सेस है, व्हीट है, ठीक है, गेहूं है ना, चावल, ये सब जो है ये हमारे एंडोस्पर्म के एग्जाम्पल है। बस फर्क ये है गेहूं, चावल और दाल जैसे एंडोस्पर्म जो है वो पूरे के पूरे फर्टिलाइजेशन में एनर्जी के लिए कंज्यूम हो जाते हैं, इसलिए नहीं बच पाते। लेकिन कोकोनट जैसे फ्रूट्स में या फ्रूट्स ही कह लो, अभी तो फ्रूट्स में पूरा एंडोस्पर्म कभी कभार यूज नहीं होता फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के जरिए या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, इसलिए उस पूरे के पूरे जो एडिबल पार्ट होता है वाइट कलर का और पानी नारियल का, उसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं। इसीलिए कुछ फ्रूट्स में हमें एंडोस्पर्म दिखता है और कुछ में नहीं दिखता। अब तुम मुझे बताओगे कि एप्पल में एंडोस्पर्म होता है या नहीं? थैंक यू। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा कौन सा पार्ट खत्म हो गया? पोस्ट फर्टिलाइजेशन, राइट, जिसमें हमें एंडोस्पर्म पढ़ना था। एंडोस्पर्म पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है सीड के बारे में कि फ्रूट जो बना है उसका सीड भी होगा, तो सीड कैसा होगा? सिंपल सी बात है, ये हमने पढ़ लिया। इसका तुम लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम्हारे जवाब भी क्लियर हो जाए। फिर मैं रब करके तुमको सीड का बता देता हूँ। चलो, तो सीड है उसको हम डायरेक्टली बुक से एक बार पढ़ लेंगे क्योंकि उसमें समझने लायक कोई चीज है नहीं। डाइकोट और मोनोकोट सीड्स के बारे में तुम्हें ऑलरेडी पता है। डाइकोट में 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। डाइकोट के 2 कोटिलेडन्स बनते हैं, कोटिलेडन्स और प्लूम्यूल होता है। प्लूम्यूल के बाद एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, रूट कैप, ये सब तुमको पता है, ठीक है। फिर भी तुम्हारी जिद रहेगी कि एक बार बता दो, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार बता ही देता हूँ। ठीक है, ये रेडिकल, ये रूट कैप, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, प्लूम्यूल, ठीक है, दैट्स ऑल। और फिर कोटिलेडन, और ये होगी हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस।
दैट्स ऑल। यानी कि ये एपिकोटाइल होता है, ये प्लूमियल होता है, ये हमारे दो कैपिटल होते हैं, ये रूट कैप होता है। रूट कैप क्यों होता है? ताकि रूट कैप जो है वो अर्थ को पेनिट्रेट करने की पावर रखता है, जिसकी वजह से ये जो रेडिकल है ये अर्थ के अंदर जा पाता है और रूट्स बना पाता है। एक बार रूट्स बन गई तो हमारा जो एपिकोटाइल वाला पार्ट है वो शूट पार्ट बनाता है और हाइपोकोटाइल वाला पार्ट नीचे का रूट पार्ट बनाता है। ठीक है, रेडिकल जो है ये अर्थ के अंदर जाता है और रूट्स डेवलप करता है और रूट कैप रेडिकल को अंदर अर्थ के घुसने में मदद करता है। That's all we have to study in this particular diagram. इसमें कुछ और समझने लायक बात नहीं है और अगर तुमको लगी हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब इसी के साथ अपना मोनोकॉट का जो सीड है उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। डाइकॉट की भी सेम कहानी है। ठीक है, डाइकॉट की भी सेम कहानी है। एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या होती है? दोनों को बीच में डिवाइड करती है। ये मैंने यहाँ लिख दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो एक बार सुन लो एम्ब्रियो के बारे में। एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सेल where zygote is situated. Most zygote divide only after certain amount of endosperm is formed. This is an adaptation to provide assured nutrition to developing embryo. Though the seeds differ greatly, the early stage of embryo development are similar in both monocotyledon and dicotyledon. The zygote give rise to proembryo and subsequently globular heart-shaped and mature embryo. Typical dicotyledonous embryo consists of embryonal axis, cotyledon, epicotyle, plumule, hypocotyle, root tip या radical and root cap. उसके अलावा मोनोकोटिलेडन्स होते हैं, उनमें स्क्यूटलम होता है, एपिकोटाइल होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, कोलियोप्टाइल होता है, शूट एपेक्स होती है, एपिब्लास्ट होता है और रेडिकल, रूट कैप और कोलेराइजा, ये सब रहता है। ठीक है, सबका काम वही है। ठीक है, तो इसी के साथ अपना डिफरेंट टाइप ऑफ क्या खत्म हो गया? रूट बोल रहा है एम्ब्रियो, मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन में। अब ये जो सीड है इसकी क्या कहानी है? सिंपल है। सीड जो है वो डोरमेंट रहता है कब तक? जब तक उसे फेवरेबल सिचुएशन नहीं मिलाती। तुम बाजार से सीड खरीद के लाके बोओगे तो वो पेड़ बन जाएगा, लेकिन हजारों साल तक सीड पड़ा रहे वो पेड़ ना बने, ऐसा नहीं हो सकता। कई ऐसे प्लांट्स की डिस्कवरी हो चुकी है, ठीक है, जिनकी सीड 1000 years ओल्ड है, लेकिन आज भी उनके प्लांट्स उगाए गए हैं। साइंटिस्ट द्वारा उनकी रिसर्च कर पता चला ये सब। उसके अलावा सीड जो होता है इसमें अपन पढ़ते हैं पार्थिनोजेनस सीड्स के बारे में, यानी कि ये कुछ पार्थिनोकार्पी वगैरह के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि वैसे फ्लावर जिनमें वैसे फ्रूट जिनमें फ्लावर के सभी पार्ट्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है एक्सेप्ट थैलेमस, वो ट्रू फ्रूट्स होते हैं। और जिनमें थैलेमस का इन्वॉल्वमेंट रहता है इंक्लूडिंग ऑल द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच आर हेल्पफुल इन द मेकिंग ऑफ फ्रूट, उसे हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा पार्थिनोजेनस फ्रूट्स कौन से होते हैं? पार्थिनोजेनस फ्रूट्स वो होते हैं जिनके अंदर कोई भी सीड का डेवलपमेंट नहीं होता, एग्जाम्पल बनानास। ठीक है, और इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और बुक की लास्ट में कुछ चीजें उन्होंने बताई हैं, जैसे कि जो मेन चीजें मैं वो बता देता हूँ। द सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड द ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ, हाँ अब ये सुनो, देयर आर सेवरल रिकॉर्ड ऑफ वेरी ओल्ड येट वायबल सीड, ये पेज नंबर 38 पे है। ठीक है, एपिमिक्सिस ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी के ऊपर कि there are several records of very old yet viable seeds. Oldest is that of lupin यानी Lupinus arcticus excavated from Arctic tundra. ये important है, ये लिख लो। क्या कि जो oldest है, जो oldest seed अब तक मिला है वो है lupin नाम के पेड़ का, जिसका scientific name Lupinus arcticus है और इसे आर्कटिक टुंड्रा से आर्कटिक टुंड्रा में ये मिला है। Seed germinated and flowered after an estimated record of 10,000 years. 10,000 साल के बाद भी जब सीड मिला तो वो क्या करा? प्लांट बनाया। क्यों? क्योंकि सीड प्रोटेक्टेड था किसके 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 कारण? स्पोरोपोलिन। ठीक है, उसके बाद recent record of 2,000-year-old viable seed is of date palm Phoenix dactylifera
discovered during archaeological exhibition at King Herod's Palace near the Dead Sea. ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। उसके अलावा मैंने तुमको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के बारे में बताया, ठीक है, फ्रूट विच डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड दे आर सीडलेस लाइक बनानास। और फॉल्स फ्रूट के बारे में बताया कि द थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट टू fruit formation. Such fruits are called false fruit, and most fruit, however, develop only from the ovary are called true fruits. मतलब कि इनमें थैलेमस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। उसके अलावा जो सीड है वो डॉर्मेंसी के लिए वेट करता है, जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तब वो डेवलप हो जाता है। पार्ट 3 के साथ ही हमारा पूरा का पूरा चैप्टर होता है खत्म। थैंक यू सो मच। 3 पार्ट में हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। कोई भी डाउट हो, कोई भी तकलीफ हो, कमेंट करके बताओ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहो मेरे साथ। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का नाम की मजाक सूझता है, पता है क्यों, तो मैं उस चैप्टर में बताऊंगी, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि थोड़ा लंबा खींचेगा क्योंकि इसमें इन डिटेल पढ़ना है, लेकिन इसी के जैसा रहेगा। 4 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा, 2 पार्ट में मेल, 2 पार्ट में फीमेल, और 1 पार्ट लगेगा वो सब फर्टिलाइजेशन वगैरह के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर। तब तक जल्दी हम चैनल में आए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा। थैंक यू सो मच।